दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी का तूफान पर। आज हिंदी व्याकरण में आपकी क्लास जो लगी है वो है क्रिया, और पद का ये चौथा भाग होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। आज क्रिया है, ठीक है। और क्रिया में बहुत ज़्यादा डाउट बना रहता है बच्चों के प्रति, क्योंकि परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जिस तरीके से एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर लिखा है राम फल खाता है। दिए गए वाक्य में क्रिया बताइए, क्रिया क्या है इसमें, ठीक है। तो क्रिया की परिभाषा आपको पता होना चाहिए, और क्रिया का अर्थ क्या होता है। तो क्रिया होती है, इसका अर्थ होता है करना, किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है। या इसकी परिभाषा बनती है वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है, वो क्या कहलाती है, वह क्रिया कहलाती है। अब दिए गए वाक्य में आपको ये बताना है तो इसमें क्या काम हो रहा है। इसमें फल खाया जा रहा है, ठीक है। तो खाता है इसमें क्रिया है। अब बात करते हैं कि क्रिया किसके अनुसार बदलती है, ठीक है। तो क्रिया, अगर यहां पर राम है तो खाता है लिखा है। अगर यहां लिख दें सीता तो तब क्या आएगा, सीता फल खाता है। क्या वो उचित रहेगा? नहीं। सीता फल खाती है तो तब हो जाएगा खाती है, ठीक है। मतलब लिंग की दृष्टि से भी ये चेंज होते हैं। अगर पुल्लिंग है तो खाता लिखा है, और स्त्रीलिंग होता तब होती खाती है, ठीक है। यदि यहां पर ये लिख दें कि राम व सीता दोनों फल खाते हैं, दोनों फल, तो तब क्या आएगा, यहां पर खाते हैं। मतलब लिंग की और वचन की दृष्टि से चेंज हो रही है, ठीक है। अगर यहां पर देखो एक से अधिक वचन है, मतलब बहुवचन है, तो तब इसमें खाता है नहीं आया, खाती नहीं आया, खाते हैं आया है। इसलिए क्रिया लिंग व वचन के अनुसार बदलती है। ये पॉइंट भी आपका दूर हुआ, ठीक है। तो क्रिया जो है वो लिंग व वचन के अनुसार बदलती रहती है। अब बात करते हैं क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, वो धातु कहलाता है। कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। अब ये हमने कुछ क्रिया लिख दी, जैसे कि यहां लिख दिया खाना, पढ़ना, खेलना, आना और जाना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो इसमें धातु रूप को पहचानिए। तो धातु रूप क्या है, तो क्रिया कब बनती है, क्रिया क्या होती है, धातु में ना प्रत्यय शब्द जुड़ जाता है। धातु में, किसी भी मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़ जाना क्रिया बन जाती है। तो इसमें अगर हम ना को हटा दिया जाए तो तब क्या बचेगा, वो खा बचेगा। तो खा इसका मूल धातु हुआ क्रिया का, ठीक है। पढ़ने में क्या हुआ, पढ़ने में पठ धातु होता है, इसको हम पढ़ भी कह सकते हैं। खेलना में खेल धातु हुआ, और आना में आ धातु हुआ, और इसी प्रकार जाना में जा धातु हुआ, ठीक है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। इसमें थोड़ा सा एक चीज और क्लियर कर दें कि धातु को क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्रिया है, इसको धातु के अलावा हम क्रिया भी कह सकते हैं, और खाना भी क्रिया होती है। अब यहां पर समझे, अगर हम कोई बात कह रहे हैं कि मुझको कहीं जाना है, ठीक है, तो तब भी क्रिया है। और हमने कहा कि तू इधर से चला जा, ठीक है, तो तब भी क्रिया है। मतलब धातु को भी क्रिया कहते हैं। चलिए, ये डाउट आपका दूर हुआ होगा। अब बात करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ
सॉरी अर्थ नहीं, कर्म, कर्म व रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म और रचना के आधार पर। कर्म क्या कारक, एक कारक होता है कर्म, किया गया कार्य, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? वो होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली होती है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। एक होती है अकर्मक, एक होती है सकर्मक, ठीक है। लेकिन सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक होगी एक कर्मक और दूसरी होगी द्विकर्मक। सबसे ज्यादा अपवाद, सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं क्रियाओं में देखी जाती हैं, जो बच्चे सही से आंसर नहीं लगाते। तो कृपया इसको जरा ध्यान से समझे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्या होती हैं। फिर इन दोनों में भी एक थोड़ा सा अपवाद है, कहां पर होता है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया देख लीजिए। अकर्मक में ये आकर लिखा है, ये एक उपसर्ग होता है ना, और इसमें भी स एक उपसर्ग है। तो ए का मतलब क्या होता है? बिना, ठीक है, या नहीं कह सकते हैं उसको। दूसरा, इस से का मतलब क्या होता है? साथ में या सहित। तो अब इसकी परिभाषा बना लीजिए कि वह क्रिया जो बिना कर्म के पूरी हो जाए, ठीक है, वह क्रिया जो बिना कर्म के पूरी हो जाए वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। और जिस क्रिया में कर्म साथ में लगा हो तो वो क्रिया सकर्मक कहलाती है। ठीक उसी प्रकार इसकी परिभाषा बन जाएगी कि जिस क्रिया में केवल एक कर्म का प्रयोग हो वो एक कर्मक कहलाती है, और जिस क्रिया में द्विकर्मक मतलब 2 कर्म का प्रयोग हो तो वो द्विकर्मक कहलाती है। और ये कर्मक वाले भाग के ही हैं दोनों, सकर्मक के 2 ही भाग हैं, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं देख लीजिए। अकर्मक क्रिया में अगर आपको दिया गया सेंटेंस दिया गया है तो थोड़ा जल्दी पहचान सकते हैं उसको, है ना। एक सेंटेंस है, राजू सोता है। दूसरा, राजू फल खाता है। फल खाता है। अब ये 2 तरह के वाक्य हैं, या एक एग्जाम्पल हमने और लिख दिया कि बच्चे दौड़ते हैं। पहले तो उसको हम नॉर्मल तरीके से समझेंगे, फिर इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो राजू सोता है और राजू फल खाता है और बच्चे दौड़ते हैं, ये 3 तरह के वाक्य हैं। इनमें आपको ये बताना है कि ये अकर्मक है और सकर्मक है, ठीक है। अगर ये सकर्मक है तो ये एक कर्मक है या द्विकर्मक है। तो दिया गया वाक्य इसमें क्या होता है? राजू सोता है। क्या सोता है? अब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक ही अपने जीवन में स्वतः होती ही रहती हैं, ठीक है। तो जो क्रियाएं स्वतः होती रहती हैं उनमें कर्म का प्रयोग नहीं होता, वो अकर्मक होती हैं। देख लीजिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहां लिखा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, एक वाक्य ये दिया गया है। अब ये क्या पक्षियों का कार्य होता है उड़ने का, ठीक है। तो वो क्रिया जो होती है वो स्वतः होती है पक्षियों द्वारा। तो जो क्रिया स्वतः होती है उसका आंसर हम उसको अकर्मक देंगे, ठीक है। पक्षियों का काम है उड़ने का। और सबसे बड़ी, चलो इस तरीके से भी आप यदि नहीं पहचान पा रहे हो तो दिए गए क्वेश्चन से आप एक प्रश्न स्वतः कर लेना, ठीक है। वो प्रश्न क्या करेंगे, आपके सामने एग्जाम में एक प्रश्न होगा, वाक्य होगा, उसमें क्रिया पहचाननी है अकर्मक या सकर्मक। तो आप क्या काम करना, दिए गए प्रश्न के सामने ये लिख देना क्या वह किसको, ठीक है। तो इस विधि से हम आपको कैसे पहचान लेंगे ये देख लीजिए। तो अब जो भी क्वेश्चन दिया होगा परीक्षा में आप लिख लेना क्या और किसको। तो पहला वाक्य है राजू सोता है। अब आप इससे प्रश्न पूछिए इस वाक्य से, तो क्या सोता है। अब क्या सोता है ये तो नहीं पता ना, तो इसका आंसर नहीं निकल के आया। राजू सोता है, किसको सोता है, तब भी इसका आंसर नहीं निकला। तो यदि क्या और किसको का आंसर ना मिले आपको तो तब वह अकर्मक क्रिया होगी,
ठीक है, ये विधि आपकी बहुत सरल विधि है जिससे आप अकर्मक सकर्मक से पता लगा सकते हैं। राजू फल खाता है। अब इस वाक्य से आप प्रश्न पूछिए, क्या खाता है? वो फल खाता है। किसको खाता है? फल को खाता है। दोनों का आंसर मिल गया, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? सकर्मक क्रिया लगाएंगे। ठीक है। बच्चे दौड़ते हैं। क्या दौड़ते हैं? पता नहीं जी क्या दौड़ते हैं। दूसरा है किसको दौड़ते हैं, ये भी नहीं पता। ठीक है, अब इसमें कुछ दिया तो है नहीं ना। बच्चे क्या है? बच्चे करता है। ये मत सोचना कि कौन दौड़ते हैं, इसका आंसर निकल कर आ रहा है कौन दौड़ते हैं। यहां पर कौन नहीं होता, क्या और किसको होता है। अगर पूछा जाता कौन दौड़ते हैं तब तो सही था इसका आंसर बच्चे, लेकिन आप कौन नहीं लेना, क्योंकि कौन आएगा, कौन का आंसर आएगा कर्ता, और क्या और किसको ये आंसर आएंगे कर्म पर। ठीक है, तो क्या और किसको से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम कर्म। तो वाक्य में जिसमें कर्म का होना या ना होना पता चल जाएगा आपको। बच्चे दौड़ते हैं, बताइए क्या कर्म है इसमें? क्या दौड़ते हैं? नहीं आंसर मिला। किसको दौड़ते हैं? नहीं आंसर मिला, तो इसका आंसर क्या होगा? अकर्मक। तो जिसमें आपको कर्म ना मिले वो आंसर होगा अकर्मक क्रिया। अब पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? नहीं आंसर मिला। किसको उड़ते हैं? ये भी नहीं कहा। अब ये जो दे रखा है बीच में, आप ये मत समझ लेना कि ये कर्म कारक है। पक्षी उड़ते हैं तब भी अकर्मक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तब भी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आकाश में जो है वो अधिकरण, या इसको वाक्य में ऐसे बना ले, ये अधिकरण कारक हुआ। पक्षी क्या हुआ? जो कार्य कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? कर्ता। और उड़ते हैं इसका मतलब क्या हो गया? क्रिया। अब बताइए इसमें कहां कर्म का प्रयोग हुआ है? कोई भी कर्म नहीं है, तो ये भी क्या आंसर होगा इसका? इसका भी आंसर अकर्मक होगा। इसका भी आंसर अकर्मक होगा। अब बात करते हैं, ठीक है, अकर्मक आपको पहचान में आ गया होगा, सकर्मक भी आपको पहचान में आ गया होगा। इसको पहचानने की क्या विधि है? दिए गए वाक्य से क्या और किसको पूछ लें, यदि दोनों का आंसर मिल जाए या एक का भी आंसर मिल जाए तब सकर्मक क्रिया होगी। अब बात करते हैं, सकर्मक के दो भाग हैं, एक अकर्मक है और एक द्विकर्मक है। तो जिसमें एक कर्म का प्रयोग हुआ हो वो एक कर्मक, और जिसमें दो कर्मों का प्रयोग हुआ उसमें द्विकर्मक। तो सकर्मक आपका कौन से का आंसर आया था? इसका आंसर आया था राजू फल खाता है। तो देख लीजिए, राजू क्या है? एक कर्ता है। फल को ये क्या है? कर्म है, जिसका आंसर है जिससे हमने क्या और किसको से लिया था। और खाता है क्या है? क्रिया है। बताइए कितने कर्म का इस्तेमाल हुआ है? एक कर्म का। तो ये सकर्मक का कौन सा भाग है? ये एक कर्मक भाग है। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और क्रियाओं को पहचानने में आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं आपके सामने, जिससे आप ये पता लगा लें कि अकर्मक है या सकर्मक है। तो पहला क्वेश्चन है राजू साइकिल से जाता है। दूसरा प्रश्न है सोहन बाजार में उछल कूद करता है। उछल कूदता है, ये समझ लीजिए ना। और तीसरा है, तो पहले हम आपको इसका आंसर बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। या तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, राहुल घूम रहा है। और चौथा प्रश्न है, भैंस ने चारा खाया। भैंस ने चारा खाया। पांचवा, जंगली हाथी भाग गया। जंगली हाथी भाग गया। और छठा प्रश्न है, राधा मूर्ति बनाती है। मूर्ति बनाती है। आपको ये आंसर देना है कि इन दिए गए वाक्यों में कौन सी क्रिया है, एक कर्मक है या अकर्मक है या सकर्मक है। तो हम इनको सोल्व करते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, हम इधर लिख देंगे क्या और किसको, और दिए गए प्रश्नों से हम ये सवाल पूछ लेंगे। पहला क्या था? राजू साइकिल से जाता है। अब इससे पूछेंगे क्या और किसको। क्या जाता है? नहीं, साइकिल से ये कर्म कारक नहीं है। ये क्या है? ये
करण है, ठीक है, तो कर्म का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ। किसको जाता है नहीं पता। अगर हम लिख देते कि राजू बाजार जाता है, तो बाजार को जाता है ना, किसको जाता है, वो बाजार को जाता है, तब उसका आंसर सकर्मक था। इसका आंसर अब क्या लगेगा, क्योंकि क्या और किसको आंसर नहीं मिला, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक हो गई। नेक्स्ट, सोहन बाजार में, तो में किसकी पहचान होती है, यहाँ कट करें, यहाँ हो गया अधिकरण कारक हो गया, ठीक है। और जिस बच्चे ने कारक ना पढ़े हो तो वो पिछली वीडियो में जाकर पढ़ लें, कारक की एक अलग से वीडियो है, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा कारक क्या होते हैं। सोहन उछल कूदता है, क्या कूदता है पता नहीं जी, किसको उछल कूद करता है पता नहीं, तो ये भी अकर्मक का एक एग्जाम्पल है। और दूसरी बात, उछलना कूदना एक अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। राहुल घूम रहा है, क्या घूम रहा है, किसको घूम रहा है नहीं पता, ये भी अकर्मक का एग्जाम्पल हुआ। और अगले की बात करते हैं, भैंस ने चारा खाया, क्या खाया, चारा खाया, किसको खाया, चारे को खाया, तो ठीक है, इसका आंसर मिल गया है, तो ये होगा सकर्मक। जंगली हाथी भाग गया, क्या भाग गया, जंगली हाथी भाग गया। आप आंसर दोगे जंगली हाथी भाग गया, लेकिन नहीं, जंगली हाथी क्या है, जंगली हाथी इसमें करता है, ना कि कोई कर्म कारक, ठीक है। तो अब बताइए, जंगली हाथी को एक मिनट छोड़ देना, भाग गया, क्या भाग गया नहीं पता, किसको भाग गया ये भी नहीं पता, तब अकर्मक है, ठीक है। यहां गलती मत कर देना पहचानते समय। जंगली हाथी एक करता है जो काम कर रहा है, ठीक है, वो कोई कारक नहीं है, मतलब सॉरी, वो कोई कर्म कारक नहीं है, वो कर्ता कारक है, ठीक है, हमें कर्म कारक को ढूंढना होता है। राधा मूर्ति बनाती है, क्या बनाती है, मूर्ति बनाती है, आंसर निकल गया, और इसका आंसर होगा सकर्मक, ठीक है। अब बात करते हैं एक कर्मक द्वि कर्मक की, जो सहकर्मक के भाग होते हैं। अब एक प्रश्न हमने लिखा, राहुल ने खाना खाया, दूसरा लिखा है मुकेश ने मुझको आम दिया या खाना दिया, ये भी चल जाता है ना। राहुल ने खाना खाया, मुकेश ने मुझको आम दिया। अब इसमें हम प्रश्न करते हैं क्या और किसको, तो इससे जो आंसर निकलेगा आपका अकर्मक का सकर्मक का भी आंसर निकल जाएगा, और एक कर्मक द्विकर्मक का भी आंसर निकल जाएगा। राहुल ने खाना खाया, क्या खाया, सॉरी खाना था ना, राहुल ने खाना खाया, तो क्या खाया, खाना खाया, आंसर निकल गया, किसको खाया, खाना खाया, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या है, एक ही चीज निकल के आ रही है, खाना, ठीक है। तो बताइए कितने कर्म हुए हैं इसमें, जब दोनों का अर्थ एक ही चीज निकल के आ रही है तो वो एक कर्मक होगा, ठीक है, उसने एक ही काम किया इसमें। दूसरा, मुकेश ने मुझको आम दिया, अब यहां पूछे क्या और किसको दिया है ना, दिया क्रिया है, क्या दिया, आम दिया, किसको दिया, मुझको दिया, दोनों का अलग अलग आंसर निकल के आ रहा है, क्या दिया, आम दिया, किसको दिया, वो मुझको दिया, ठीक है। तो दो कर्म का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका आंसर द्विकर्मक होगा, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया है ये। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, मुकेश ने मुझको आम दिया, अब ये द्विकर्मक है, तो आपको ये बताना है मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। तो जिसमें द्विकर्म होते हैं, एक इसमें मुख्य होता है, मुख्य कर्म जो मेन रूप से कर्म किया गया हो, और दूसरा होता है गौण कर्म। तो इस वाक्य में बताइए मुख्य कर्म क्या है। मुकेश ने मुझको आम दिया, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, आम हो गई ना, कि मुझे जरूरत थी आम की तो उन्होंने मुझे आम दे दिया, या खाना होता तो खाना दे दिया, तो मुख्य कर्म क्या है, वो आम, ठीक है। और गौण क्या है, वो किसको दिया, तो तब होगा, मतलब क्या जिसका आंसर निकले वो मुख्य कर्म, और किसको का जो आंसर मिले वो गौण कर्म, ठीक है। तो मुझको दिया, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, एक मुख्य होता है और एक गौण कर्म होता है। चलिए थोड़ा सा अपवाद है, उस अपवाद को भी दूर करें।
तो यहां पर लिखेंगे अपवाद। अपवाद क्या होता है, वो कुछ गलतियां होती हैं, आंसर हम उसका द्विकर्मक ही देंगे लेकिन निकल जाता है एक कर्मक। ठीक है, तो ऐसे अपवाद के 2 क्वेश्चन मैं आपको सामने रख रहा हूं। मैंने उसको पेन दिया, मैंने उसको पेन दिया। दूसरा दे दिया, राजा ने भिखारी को बहुत सारा दान दिया। तीसरा, उसने सोहन को सहायता दी। तो हम क्या काम करेंगे इसमें, यहां लिखेंगे क्या और किसको। अब क्वेश्चन आता है, देखो तीनों सेंटेंस तीनों जो वाक्य दिए गए हैं, तीनों में ही सकर्मक क्रिया का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसमें कर्म का प्रयोग हुआ है। लेकिन वो एक कर्मक है या द्विकर्मक है, उसको आप फाइंड करना है। क्या दिया, पहले में है मैंने उसको पेन दिया। क्या दिया, मैंने पेन दिया। किसको दिया, उसको दिया, है ना। दोनों को आंसर निकल के आ रहा है, तो आप क्या आंसर दोगे, द्विकर्मक। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, राजा ने भिखारी को बहुत सारा दान दिया। क्या दिया, दान दिया। किसको दिया, भिखारी को दिया। ठीक है, तब भी आंसर आप द्विकर्मक लगाओगे। तीसरा, उसने सोहन को सहायता दी। क्या दी, सहायता दी, है ना। तो ये एक हो गया कर्म इसमें, और किसको दी, वो सोहन को दी, तो तब भी आप आंसर इसका द्विकर्मक लगाओगे। परंतु एक चीज का ध्यान रखना है, वो चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं। जब कोई ऐसी वस्तु किसी को दी जाए जो वापस ना ली जा सके, तब वहां पर दोनों कर्म में से एक का लोप हो जाता है, अर्थात वहां पर एक कर्मक क्रिया होगी। दोबारा समझ लीजिए इस बात को। मैंने किसी को कुछ दिया तो तब तो द्विकर्मक है, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज दी थी जो हम उससे वापस ना मांग सके, अर्थात कौन कौन सी चीज हो सकती है, एग्जाम्पल, वो कौन कौन सी चीज हो सकती है, सहायता। क्या मैं किसी को सहायता दूंगा और उससे उम्मीद तो रख सकता हूं सहायता लेने की, लेकिन वापस में अगर सहायता लूंगा तो वो गलत बात है ना। और उस प्रकार एक दान, मतलब केवल एक याद करने के तरीके से बताया मैंने आपको। लेकिन जब भी किसी को कोई सहायता दी जाए या किसी को दान दिया जाए, ठीक है, तो सहायता में क्या और दान में क्या होता है, किसी को कुछ पैसा दिया जा रहा हो हेल्प के लिए उसको, है ना। तो जब भी किसी वाक्य में सहायता या दान चीज आ जाए, देने का वर्णन आ जाए और आपको द्विकर्मक लग रहा हो उसका आंसर, तो तब उसका आंसर आप द्विकर्मक नहीं लगाओगे, उसका आंसर हम एक कर्मक लगा देंगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर क्या लगेगा, एक कर्मक। यहां पर लिखा है ना मैंने, जब कोई ऐसी वस्तु किसी को दी जाए जो वापस ना ली जा सके, तो तब वहां पर दोनों कर्म में से एक का लोप करना जरूरी होता है, और अर्थात वहां पर एक कर्मक आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लगेगा एक कर्मक। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले वाले में हमने उसको पेन दिया, पेन दे के वापस ली जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भिखारी को बहुत सारा दान दिया, इसमें दान की बात आ गई, इसमें सहायता की बात आ गई। यदि कहीं वाक्य में दान और सहायता की बात आ जाए तो दो कर्मों का इस्तेमाल किया गया हो, तो आप उसका आंसर एक कर्मक ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्रिया के अन्य रूप पढ़ लेते हैं। क्रिया के अनेक रूप पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ लिखवा रहे हैं जिससे कि
एक अकर्मक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं और उनको हम सकर्मक क्रिया में बदलना है। अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में कैसे बदलते हैं, देखिए लीजिए, इसमें एक शब्द है टूटना। टूटना कैसी क्रिया है? स्वतः होने वाली क्रिया है, तो अकर्मक है। ठीक है, अगर हमने कहा कि किसी चीज का टूटना, ठीक है, तो उसका अगर हम वाक्य में देखेंगे तो क्या किसको का आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए वो कर्मक क्रिया होगी। लेकिन टूटना का सकर्मक रूप क्या होगा? वो होगा तोड़ना। ठीक है, जब तो अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कोई चीज स्वतः टूट जाती है, और सकर्मक क्रिया क्या होती है? जब किसी की सहायता से या किसी के द्वारा तोड़ी जाती है या की जाती है। जब किसी के द्वारा की जाती है तो तब क्या होती है? वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल हो गया टूटना, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका जुड़ना। तो जुड़ना का सकर्मक क्रिया क्या होगा? जोड़ना। और एक है हंसना, बढ़ना, रोना। तो ये कुछ अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं, उनको हम सकर्मक क्रिया में बदल रहे हैं। ठीक है, तो टूटना स्वतः होने वाली क्रिया है, और जब किसी के जरिए से की जाए तो तब क्या कहेंगे? उसको हम तोड़ना। और जुड़ना स्वतः होने वाली क्रिया है, और जब किसी से की कराई जाए तो तब क्या कहेंगे? उसको जोड़ना। हंसने को क्या कहेंगे? हंसाना। और बढ़ने को कहेंगे बढ़ाना, और रोने को कहेंगे रुलाना। ठीक है, जब किसी के दूसरे के जरिए से की जाए तो तब वो सकर्मक क्रिया होती है। अब अकर्मक सकर्मक क्रिया का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहा जिसे आपको डाउट रहे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रिया के अनेक रूप। उसको हम कह सकते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। वो किसकी दृष्टि से थे? वो क्रम और रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? क्रिया के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो हम आपको लिखते हैं। पहली है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और चौथी है, संयुक्त हो गई, प्रेरणार्थक हो गई, नाम धातु हो गई, चौथी कौन सी बची? संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु, और एक बची है, चलिए अभी याद आ जाएगी थोड़ा। संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल लिखें। देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो क्रियाएं, संयुक्त का मतलब होता है कि जुड़ना। ठीक है, तो जब दो क्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं, जब दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हो, आपस में जुड़ी हो। एग्जाम्पल इसका दे रहा हूं कि मैंने खाना खाया। तो आपने क्या खाया, तो इसमें क्रिया हो गई, और खाना भी स्वयं एक आपस में क्रिया है। तो यहां पर दो क्रियाएं आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है, तो वो क्या क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। उसने खेल खेला, उसने खेल खेला, तो खेला इसमें एक क्रिया हो गई, और खेल क्या हो गया? इसमें खेल भी एक क्रिया होती है। तो यहां पर दो क्रियाओं का मेल हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया कहलाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में लिखें। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है, वह क्रिया जो स्वयं न करके किसी दूसरे से कराई जाए, किसी दूसरे से कराई जाए, कराई जाए। कैसे? एग्जाम्पल इसका, मैंने उससे यह पाठ पढ़वाया, पाठ पढ़वाया। ठीक है, दूसरा, उसने मुझसे गाना गवाया। ठीक है, तो
अपने आप कोई क्रिया ना करे और हम दूसरे को प्रेरणा दे रहे हों या जबरदस्ती उससे कोई काम करा रहे हों तो ठीक है, क्या वो क्रिया कहलाएगी? वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। बात करते हैं तीसरे की, नाम धातु की। वह क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बनी हो तो वो क्या कहलाएगी? वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे बात क्या चीज है? एक संज्ञा है और बात से हो गया बतियाना। ठीक है, हाथ से क्या हो गया? हथियाना। तो एक चीज और याद रखेंगे, नाम धातु क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? आना। ठीक है, आना प्रत्यय लगा होता है, जिसमें जैसे बतियाना हो गया, हथियाना हो गया और अपना से अपनाना। ठीक है, तो आना प्रत्यय जिसमें लगा हो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। और एक क्रिया बची है, कौन सी? पूर्वकालिक। एक क्रिया बची है आपकी पूर्वकालिक। चलिए हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे आपको जो। ठीक है, चौथा करते हैं नाम धातु। नाम धातु तो हो गया पूर्वकालिक। चौथी क्रिया है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया जिसमें एक क्रिया पूर्ण होकर दूसरी क्रिया की जाए तो तब वह क्रिया पूर्वकालिक होती है। देख लीजिए, पूर्वकालिक में पूर्व एक क्रिया पहले समाप्त हो गई होगी, दूसरी क्रिया हमने शुरू कर दी होगी। एग्जाम्पल, किसान खेत से लौटकर नहाने लगा। ठीक है, दूसरा, मैं खाना खाकर सो गया। पहले वाले वाक्य में ध्यान से देखें, किसान खेत से लौट आया। ठीक है, पहले एक क्रिया यहां पर पूर्ण हो चुकी है कि वो खेत से लौट कर आ गया। फिर क्या काम करने लगा? वो नहाने लगा। तो जब एक क्रिया पूर्ण होकर दूसरी क्रिया में लग जाए तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। मैं खाना खाकर एक काम पूरा किया, दूसरे काम में लग गया। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुई? पूर्वकालिक क्रिया हुई। ठीक है, तो आज हमने क्रिया का पूरा अध्ययन कर लिया है। कोई भी डाउट आपका दूर नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं किताबों की। तो किताबों में अलग अलग तरह से क्रियाओं के अनेक भेद होते हैं, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न आपके सामने होते हैं उसके सामने आपका डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम अब इनकी जो प्रश्नावली है, जितने भी हमने पाठ कराए हैं, इसके प्रश्नावली को हम पीडीएफ के तौर पर आपको कराने जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो जल्द से जल्द हम हिंदी को कंप्लीट करते हैं, जितना इसका कोर्स रह गया होगा शेष। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जिससे अब यूपी बीएड की एंट्रेंस परीक्षा है, उसमें अधिकतर क्वेश्चन इसके आते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे बीएड एंट्रेंस का पेपर देंगे तो उसके लिए ये हिंदी की वीडियो अति महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, इसलिए हमारी वीडियो को कुछ दूर तक जरा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।